हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीएस एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रक्त या रुधिर या ब्लड इसके बारे में पूरी जानकारी डायग्राम और नोट्स के माध्यम से दूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा जो नया अगला वीडियो आएगा उससे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, ब्लड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्लड जो होता है ये लाल तरल संयोजी ऊतक है और ये अपारदर्शी होता है, आर पार नहीं देखा जा सकता, लाल रंग का होता है और चिपचिपा द्रव होता है। अगर हम ब्लड की थोड़ी सी मात्रा उंगली में लेके मसलें थोड़ी देर तक तो वो चिपचिपाहट महसूस होती है हमें, तो ये चिपचिपा द्रव है। रक्त की जो श्यानता होगी या विस्कोसिटी इसी को कहते हैं 4.7 होती है। विस्कोसिटी या श्यानता मतलब इसकी दो परतों के बीच में घर्षण बल लगेगा जिससे ये बहता है। और जो मनुष्य का जो ब्लड होता है ये जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होगा। अगर आप जल को ले लें और ब्लड को ले लें, मनुष्य के ब्लड को, तो ये इसमें चिपचिपाहट ज़्यादा महसूस होगी, मतलब जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होगी ये पूरे शरीर का जो भार होता है उसका 7% होती है। जो ब्लड है ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसका पीएच 7.4 होता है, मतलब 7 से ऊपर होता है। 7 से नीचे होता तो एसिडिक, लेकिन 7 से ऊपर है तो 7.4 है, तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होगा। एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त तो होना ही चाहिए। और जो ब्लड है ये हमारे पूरे शरीर के का लगभग 6 से 10% ये ब्लड बनाता है। ऑक्सीकृत ब्लड जो होगा वो चमकीले लाल रंग का दिखाई देगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, तो ये चमकीले लाल रंग का होता है या दिखाई देगा। और जो अनऑक्सीकृत ब्लड होता है ये गुलाबी रंग का होता है। दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो रक्त होता है ये आधा लीटर रक्त इसमें कम होता है महिलाओं में। पुरुषों में आधा लीटर ज़्यादा होता है और महिलाओं में कुछ कम होता है। दोस्तों, अब यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी रुधिर के संगठन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो दोस्तों, ब्लड जो होता है ये 2 भागों का बना होता है। इसमें सबसे पहला भाग होता है प्लाज्मा। तो सबसे पहले मैं प्लाज्मा को एक्सप्लेन करूँगी। जो प्लाज्मा है ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और 60% भाग जो होता है ब्लड में वो प्लाज्मा का ही होता है। इसका जो 90% भाग होगा प्लाज्मा का वो जल होगा, 7% भाग इसमें प्रोटीन होगी, 0.9% इसमें लवण हो गए होंगे और 0.1% इसमें ग्लूकोज होता है। और जो जो शेष पदार्थ होते हैं वो बहुत ही इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका इसका कार्य क्या होता है प्लाज्मा का हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, जो हमारा डाइजेस्ट फूड है, डाइजेस्टिव मतलब जो पचा हुआ भोजन है, और हार्मोन इसका शरीर में क्या करता है, ये संवहन करता है। प्लाज्मा के द्वारा ही इन चीज़ों का संवहन होता है बॉडी में। उपापचयी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, तो इनको क्या करता है, ये ऊतकों से वृक्कों तक, किडनी तक उत्सर्जन हेतु ये परिवहन करता है। रुधिर का जो पीएच है उसको स्थिर रखने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सहायक होता है। और प्लाज्मा में उपस्थित जो रुधिर प्रोटीन होती है और फाइब्रिनोजेन, ये 2 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, जब हमारे जख्म हो जाता है, किसी तरह की क्षति हो जाती है हमारी बॉडी में, तो रुधिर का जो थक्का जमाने में सहायक होते हैं वो यही होता है, रुधिर प्रोटीन एवं फाइब्रिनोजेन। और ये जो है ये ऊतक द्रव्य जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं उनका निर्माण करता है, जिससे जो ऊतक हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, आर्द्र रहते हैं। अगला पॉइंट है सीरम, या इसी को हम सीरम कहते हैं। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है जब हम इसको निकाल लेते हैं तो जो शेष बचा हुआ पदार्थ होगा वही प्लाज्मा में सीरम कहलाएगा, उसी को हम सीरम कहते हैं। वो शेष बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसको हम सीरम कहेंगे। अब इसका दूसरा भाग होता है रुधिर का संगठन, हम पढ़ रहे हैं तो जिसमें पहला भाग हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड भाग है रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं, इन्हीं को हम कहते हैं रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं, ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स। तो दोस्तों,
आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लड सेल्स का ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें 3 तरह की ये सेल्स, ये 2 तरह की ये ब्लड सेल्स इसमें दिखाई गई हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कणिकाएं होती हैं, ये प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं। और ये जो हैं, ये ब्लड प्लाज्मा का 40 से 45% भाग बनाती हैं। और ये कितने प्रकार की, ये 3 प्रकार की होंगी। तो सबसे पहली होती है आरबीसी, या इसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती है सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, या इसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी। तो ये वाइट ब्लड सेल ये बनी हुई हैं। और तीसरा भाग इसका होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ये थर्ड भाग है इसका। तो ये 3 तरह की सेल्स इसमें दिखाई गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। दोस्तों, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें आरबीसी जो होती है वो उभयावतल होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। लेकिन अपवाद के रूप में जो ऊंट और लामा होते हैं, ये 2 जीव, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। हैं स्तनधारी ही दोनों, लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, ये एक अपवाद है। वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारी की। और जो आरबीसी की संख्या होती है वो डब्ल्यूबीसी से, मतलब सफ़ेद रुधिर कणिकाओं से ज़्यादा होती है। और महिलाओं में आरबीसी की संख्या पुरुषों से कम होती है। आपने पहले पढ़ लिया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो ब्लड होता है थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें भी यहाँ पर भी वही बात है कि आरबीसी की संख्या पुरुषों से कुछ कम होती है महिलाओं में। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। इसीलिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन, आयरन युक्त, विटामिन युक्त इन चीज़ों के लिए हमें इससे युक्त भोजन मतलब लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जो आरबीसी है वो अच्छे से बने। उसके बाद है भ्रूण अवस्था, या इसी को हम गर्भावस्था कह दें। इस दौरान जो निर्माण है आरबीसी का वो यकृत और प्लीहा में होता है, मतलब लीवर और स्प्लीन में होगा। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का। और जो आरबीसी है इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में ही होती है, इसलिए हम यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो यकृत और प्लीहा को कहते हैं। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब सामान्य से बहुत अधिक हो जाए, तो वो जो स्थिति होती है वो पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। और आरबीसी की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो कहाँ पर संग्रहित होती है, वो प्लीहा में संग्रहित होती है। अतिरिक्त मात्रा मतलब अगर आरबीसी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में, तो वो एक स्टोर रहेगी किसमें, या प्लीहा में, स्प्लीन में वो संग्रहित रहेगी, स्टोर रहेगी। तो इसलिए जो स्प्लीन होती है इसको हम रुधिर बैंक भी कहते हैं, मतलब ये रुधिर बैंक की तरह भी ये काम करता है हमारी बॉडी में। तो इसको रुधिर बैंक भी कहा जाता है स्प्लीन को। उसके बाद है आरबीसी की संख्या का जो निर्धारण होता है वो हीमोसाइटोमीटर एक आता है, उसके द्वारा किया जाता है इसकी संख्या का निर्धारण, कि हमारी बॉडी में कितना आरबीसी बन रहा है, कितना नहीं है। उसके बाद है कि आरबीसी जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कि हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम नामक रंजक होता है इसके कारण रक्त क्या होगा, हमें लाल रंग का दिखाई देगा। और जो ग्लोबिन होता है वो लौह युक्त प्रोटीन होती है। तो ये जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है उससे हम हिमेटिन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है या कम हो जाती है तभी हम बोलते हैं कि हाँ एनीमिया रोग हो गया है। तो जो एनीमिया रोग है इसकी कमी के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये पीएच को स्थिर रखता है। और वयस्क जो महिलाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन 13.5 से 14.5%, और यही पुरुषों में ये 14.5 से 15.5% तक होता है।
हीमोग्लोबिन ये ऊतकों से, मतलब जो टिश्यू हमारे होते हैं उनसे फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करेगा और ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ये परिवहन करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अकेली जो आरबीसी है, अगर हम एक आरबीसी को केवल देखें तो वो हमें येलो कलर की या पीले रंग की दिखाई देगी दोस्तों, लेकिन जब हम आरबीसी का गुच्छा देखेंगे तो वो पूरा हीमोग्लोबिन के कारण वो गुच्छा हमें लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों ये तो हो गया आरबीसी के बारे में जानकारी। अब हम अगला इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये गोल अमीबा के आकार की केंद्रक युक्त, मतलब केंद्रक इसमें पाया जाएगा, वर्णक विहीन, मतलब इसमें कोई वर्णक नहीं होता है, उस वर्णक विहीन कोशिकाएं ये होती हैं। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये है वाइट ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स थी लाल कलर की, ये वाइट ब्लड सेल है, मतलब ये सफ़ेद रहती हैं, इसमें वर्णक कोई नहीं पाया जाता, ये गोल होती हैं, अमीबा के आकार की भी होती हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ये आकार में आरबीसी से बड़ी होती है, इससे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है दोस्तों संख्या में आरबीसी से कम होती है, मतलब इसका अनुपात क्या होगा, 1:600। हमारी बॉडी में जब रुधिर कैंसर हो जाता है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है जब बढ़ जाती है बॉडी में तो वो रुधिर कैंसर कहलाती है। और इसका जो जीवन काल है दोस्तों ये 2 से 4 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु जो होगी ये इसकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है डब्ल्यूबीसी की। इसका जो निर्माण है डब्ल्यूबीसी का, ये निर्माण इसका बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर में रोगों के संक्रमण से इसको बचाना है, मतलब रोगों का जो संक्रमण होता है उससे डब्ल्यूबीसी शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो होता है वो न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो दोस्तों डब्ल्यूबीसी होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है एग्रैनुलोसाइट। तो जो ग्रैनुलोसाइट होती हैं वो 3 तरह की होंगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। तो उसी में से जो पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स, इससे ये जो कणिकाएं हैं इन्हीं का सबसे अधिक भाग डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। और जो एग्रैनुलोसाइट होती हैं उसमें 2 भाग होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी वो इसी के ऊपर बनाऊंगी, पूरा डब्ल्यूबीसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अब तीसरा भाग आया यहाँ पर रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो रक्त कणिकाएं, रक्त सेल्स कितनी हो गई, वो एक रेड ब्लड सेल हो गई, दूसरी वाइट ब्लड सेल हो गई। अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये जो होती हैं ये मनुष्य और या अन्य स्तनधारी होते हैं उनके रक्त में ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। और जो इसका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होगा, मतलब बोन मैरो में ही इसका निर्माण प्लेटलेट्स का होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होगा। इसकी मृत्यु प्लीहा में होगी। रुधिर में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं जब ब्लड में इनकी कमी हो जाती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। आपने सुना होगा कि डेंगू ज्वर जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, तो उसमें खतरा भी होता है क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तो डेंगू ज्वर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो जो रुधिर है इसमें प्लेटलेट्स की संख्या में जो वृद्धि होती है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। और इसका जीवन काल 1 सप्ताह का होता है। और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करना है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाती है ये। और डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रक्त के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।